Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit 2nd Module 2nd lecture number 15. In lecture number 15 we will discuss formulating selling strategies. Before discussing formulating selling strategies we will discuss two terms. First is objectives and second is strategies. What is the meaning of objectives? ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो एंड रिजल्ट डिजायर होता है उसे ही क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स बनाई जाती हैं जिनसे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके उन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो इसी तरह से सेल्स मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? सेलिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो बेसिकली जो सेल्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेलिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू अचीव होते हैं। और स्ट्रेटजीज में बेसिकली हम क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनमें से हम बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो जो पर्सनल सेलिंग के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज होंगी उसमें बेसिकली सेल्स मैनेजमेंट को टू डिसीजंस लेने होते हैं। फर्स्ट डिसीजन है काइंड ऑफ सेल्स फोर्स, यानी कि सेल्स फोर्स का प्रकार, किस टाइप का सेल्स फोर्स चाहिए। और सेकंड, जब ये डिसाइड हो जाता है काइंड्स ऑफ सेल्स फोर्स, तो सेकंड डिसीजन होता है साइज ऑफ द सेल्स फोर्स, कि सेल्स फोर्स का साइज कितना होना चाहिए। तो इनके रिगार्डिंग जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? सेलिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? काइंड ऑफ सेल्स फोर्स रिक्वायर्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की खुद की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और वीकनेसेस होती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप का सेल्स फोर्स चाहिए ये डिपेंड करेगा उसकी खुद की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पर, उसकी स्ट्रेंथ्स पर और उसकी वीकनेसेस पर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काइंड ऑफ सेल्स फोर्स रिक्वायर्ड है कुछ पैरामीटर्स के बेस पर सेलेक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस। इसके बेस पर 3 टाइप्स के सेल्स फोर्स हो सकते हैं: प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, मार्केट स्पेशलिस्ट और प्रोडक्ट मार्केट स्पेशलिस्ट। मार्केट स्पेशलिस्ट वो सेल्स पर्सन होते हैं जो कि कंपनी के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को एक सिंगल टाइप के कस्टमर्स को सेल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई FMCG कंपनी है जो कि सोप बना रही है, डिटर्जेंट्स बना रही है, टूथपेस्ट बना रही है, इसके अलावा है वो कन्फेक्शनरी आइटम्स बना रही है, टूथपेस्ट बना रही है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स बना रही है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रही है। लेकिन जो उसका सेल्स फोर्स है वो केवल होलसेलर से ही कांटेक्ट करता है और होलसेलर को ही कन्विंस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स को सेल करें। तो जो मैन्युफैक्चरर का सेल्स फोर्स होगा उसका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो मार्केट में होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केट स्पेशलिस्ट बोलते हैं। दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। ये वो सेल्स पर्सन होते हैं जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर्स को सेल करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है वो स्टिकर लेबलिंग मशीन बनाती है, उसके पास एक सिंगल प्रोडक्ट है स्टिकर लेबलिंग मशीन। तो वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी सेल कर रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज को भी सेल कर रहा है, लिकर कंपनीज को भी सेल कर रहा है। जहाँ पर भी बोतल में प्रोडक्ट को पैकेजिंग कर कर दिया जा रहा है और उस बोतल पे स्टिकर की रिक्वायरमेंट है वो उन कंपनीज को ये सेल कर सकता है। तो इस केस में प्रोडक्ट तो सिंगल है लेकिन कस्टमर्स अलग अलग टाइप्स के हो जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं। और थर्ड क्या है? प्रोडक्ट मार्केट स्पेशलिस्ट। की कुछ कंपनीज हैं उनके पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और वो लिमिटेड कस्टमर्स को ही सेल कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मार्केट स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में टेलीविज़न, LCD और स्मार्टफोन्स बना रही है या फिर AC बना रही है। तो वो जो AC और LED टेलीविज़न बना रही है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को भी सेल कर रहे हैं और हाउस होल्ड कस्टमर्स को भी सेल कर रहे हैं। तो उनका स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट में भी है और उनका स्पेशलाइजेशन मार्केट में भी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस बोलते हैं। दूसरा काइंड ऑफ सेल्स फोर्स रिक्वायर्ड होगा रोल इन सिक्योरिंग ऑर्डर्स। अलग अलग कंपनी के जो सेल्स पर्सन होते हैं उनका
कस्टमर से ऑर्डर सिक्योर करने में रोल अलग अलग होता है। कुछ सेल्स पर्सन तो जस्ट ऑर्डर टेकर या रिसीवर्स होते हैं और कुछ सेल्स पर्सन्स को एग्रेसिवली ऑर्डर लेना पड़ता है। तो इनमें सेल्स पर्सन्स में अलग अलग क्वालिटी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पब्लिशिंग हाउस है जिसकी जो बुक्स हैं उन बुक्स को गवर्नमेंट ने स्कूल्स में रिकमेंड किया हुआ है, तो उसके सेल्स पर्सन को डायरेक्टली स्कूल्स में जाना है और वहाँ पर लाइब्रेरी से बुक्स की रिक्वायरमेंट का ऑर्डर लेना है। उसे कोई ज़्यादा सेल्स करने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन कोई इंश्योरेंस कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसे कस्टमर को अपनी पॉलिसी सेल करने के लिए एग्रेसिवली सेलिंग करनी पड़ेगी। तो इसे क्या बोलेंगे? रोल इन सिक्योरिंग ऑर्डर्स। नेक्स्ट हो जाएगा बेसिक सेलिंग स्टाइल्स। बेसिकली 4 टाइप्स की सेलिंग स्टाइल्स होती हैं। फर्स्ट है ट्रेड सेलिंग। ये बेसिकली होलसेलिंग में होलसेल ट्रेड में यूज की जाती है। इसमें जो होलसेलर के सेल्स पर्सन्स होते हैं वो रिटेलर से डेली मिलते हैं, डेली रिटेलर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं और होलसेलर्स के प्रोडक्ट्स हैं वो रिटेलर्स को सेल करते हैं। इन टाइप के सेल्स फोर्स को प्रोडक्ट की ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। वो रिटेलर से मेंटेन कर रिलेशनशिप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं। तो इसे बोलते हैं ट्रेड सेलिंग। सेकेंड है टेक्निकल सेलिंग। कई कंपनी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट बनाते हैं उनके जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको उस प्रोडक्ट में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कस्टमर को उस प्रोडक्ट का डेमो भी देना पड़ता है। तो इस टाइप के जो सेल्स पर्सन है वो टेक्निकली एक्सपर्ट होने चाहिए। और क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी को जल्दी जल्दी चेंज करती रहती है, इसीलिए इस टाइप के सेल्स पर्सन को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहने के लिए कंटिन्यूसली ट्रेनिंग लेना पड़ता है। नेक्स्ट है मिशनरी सेलिंग। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी के सेल्स पर्सन यानी कि एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा की जाती है। एमआर होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के कस्टमर्स को कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसर। वो सबसे पहले डॉक्टर से मिलते हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट है उसको कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलेगा। डॉक्टर जो ड्रग को या मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा वही जाकर वो मेडिकल शॉप से परचेज करता है। तो सबसे पहले जो एमआर हैं वो डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कन्विंस करते हैं कि वो उनकी कंपनी की दवाइयों को, मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें। उसके बाद वो मेडिकल स्टोर्स पर जाकर वहाँ पर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनको कन्विंस करते हैं कि आप हमारी दवाइयों का स्टॉक रखिए, क्योंकि आपके जो पास में डॉक्टर है या हॉस्पिटल है ये हमारी कंपनीज़ की दवाइयों को प्रिस्क्राइब करेगा। तो पेशेंट है वो आपके पास आएगा तो आपके पास भी ये दवाइयाँ होनी चाहिए। तो इसे हम कौन सी सेलिंग बोलते हैं? मिशनरी सेलिंग बोलते हैं। और लास्ट क्या है? न्यू बिजनेस सेलिंग। बेसिकली सर्विस सेक्टर में इस टाइप की सेलिंग की जाती है, जैसे कि बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, वेबसाइट डेवलपिंग कंपनीज में। वहाँ पर जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो डेली प्रोस्पेक्ट से कॉल कर मीटिंग लेते हैं। वो मीटिंग सेल्स पर्सन को असाइन होती है और सेल्स पर्सन उन मीटिंग जो उनको असाइन हुई है वहाँ प्रोस्पेक्ट को जाकर उनको कन्विंस कर सेल्स करने की कोशिश करते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? न्यू बिजनेस सेलिंग बोलते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर है काइंड ऑफ सेल्स फोर्स डिसाइड किया जाता है। जब ये डिसाइड हो गया कि आपको किस टाइप के सेल्स फोर्स चाहिए, एग्रेसिव सेल्स फोर्स चाहिए, ऑर्डर टेकिंग सेल्स फोर्स चाहिए, ट्रेड सेलिंग वाले सेल्स पर्सन चाहिए, मिशनरी सेलिंग वाले चाहिए, न्यू बिजनेस सेलिंग वाले चाहिए, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, मार्केट स्पेशलिस्ट चाहिए या प्रोडक्ट मार्केट स्पेशलिस्ट चाहिए, उसके बाद सेकंड डिसीजन लेना होता है साइज ऑफ द सेल्स फोर्स रिक्वायर्ड। क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने सेल्स फोर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन उससे ज़्यादा सेल्स फोर्स हायर करती है तो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैलरी और इंसेंटिव में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्ट जितने सेल्स फोर्स होने चाहिए, अगर वो उसमें कम सेल्स फोर्स रखती है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इंक्रीजिंग सेल्स, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सेल्स फोर्स का एग्जैक्ट कितना साइज होना चाहिए ये भी एक क्रूशियल डिसीजन होता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालना वो मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है, लेकिन कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू साइज ऑफ द सेल्स फोर्स रिक्वायर्ड निकाला जा सकता है। तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है वर्कलोड मेथड, सेकंड है सेल्स पोटेंशियल मेथड और थर्ड है इंक्रीमेंटल मेथड। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका वर्कलोड मेथड। इसमें बेसिकली किसी भी ब्रांच में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जितने आवर्स का वर्कलोड होता है
और एक सेल्स पर्सन मैक्सिमम कितने आवर्स काम कर सकता है, उसका जितना वर्कलोड होता है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो टोटल सेल्स फोर्स का वर्कलोड निकल आता है कि एग्जैक्ट कितना सेल्स फोर्स चाहिए। जैसे पर्टिकुलर किसी ब्रांच में 1000 कस्टमर्स हैं, उनसे एक महीने में उस ब्रांच से मिलना होगा, कस्टमर से मिलते हैं, और एन एवरेज जो एक सेल्स पर्सन है वो अराउंड है 50 कस्टमर से एक महीने में मिल सकता है। तो 1000 कस्टमर से मिलने के लिए 1000 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वही क्या हो जाएगी, सेल्स फोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो उस ब्रांच में 20 सेल्स पर्सन्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर एक सेल्स पर्सन है वो 50 कस्टमर से मिलेगा तो 1000 कस्टमर से मिलने के लिए 20 सेल्स पर्सन की उस ब्रांच में रिक्वायरमेंट होगी। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में टोटल है 90 आवर्स का वर्कलोड है और एक फैकल्टी है वो मैक्सिमम 18 आवर्स का वर्कलोड ले सकता है, तो टोटल उस डिपार्टमेंट में 5 फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्कलोड मेथड बोलते हैं। सेकंड क्या आ जाएगा, सेल्स पोटेंशियल मेथड। जो वर्कलोड मेथड में एज्यूम करते हैं कि जो भी स्टाफ होगा उन सबका पोटेंशियल इक्वल होगा, सब हैं वो पर मंथ है 50 कस्टमर से मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, कुछ तो है 50 से ज़्यादा कस्टमर से मिल पाएंगे, कुछ 30 कस्टमर से मिल पाएंगे, उसमें 20 में असिस्टेंट मैनेजर्स भी होंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी होगा, ब्रांच मैनेजर भी होंगे, तो उन सबका वर्कलोड अलग अलग होता है। ब्रांच मैनेजर के पास मीटिंग के अलावा और भी नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं, तो वो उतनी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाएगा। असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को भी खुद की मीटिंग के साथ साथ अपनी टीम की, अपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की भी रिपोर्टिंग लेनी होती, इस वजह से वो भी उतनी मीटिंग नहीं ले पाता है। तो इस तरह से जो ऑन एन एवरेज हैं वो 20-50 कस्टमर से नहीं मिल पाएगा। तो ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि 40 कस्टमर से या 35 कस्टमर से एक एवरेज सेल्स पर्सन मिल सकता है। तो 1000 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर आएगा उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, सेल्स पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो साइज ऑफ द सेल्स फोर्स होता है वो वर्कलोड मेथड से ज़्यादा होता है। इसके अलावा सेल्स पोटेंशियल मेथड में जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट में रेगुलरली हर मंथ कुछ ना कुछ एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाते रहते हैं, तो उनकी जगह जो नया एम्प्लॉय है वो मिड में जॉब ज्वाइन करता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 15 दिन में ही अपना सारा टारगेट अचीव कर ले, तो उसका भी प्रोविज़न रखा जाता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल यूनिट है, वो कैसे पता चलेगा, सेल्स वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव्स फोरकास्टिंग से पता चल जाएगा कि 1000 सेल होगी। एक पर्सन की आप एवरेज पर्सन की आप है एस्टिमेटेड सेल्स प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो कि एक सेल्स पर्सन है वो 35 सेल्स कर सकता है। एडजस्टमेंट फॉर सेल्स फोर्स टर्नओवर की हर महीने एक ऐसा सेल्स फोर्स रहता है जो जॉब छोड़कर चला जाता है। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा सेल्स वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव्स फोरकास्टेड ऑब्लिक एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम प्रोडक्टिविटी ऑफ 1 सेल्स पर्सनल यूनिट। और देखोगे तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए कॉमन बाहर आ गया, तो ये 1 प्लस एडजस्टमेंट फॉर सेल्स फोर्स टर्नओवर आ जाएगा। तो 1000/35 और 1 + 1, तो ये से जो फिगर आएगा उसे अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, सेल्स पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। और लास्ट क्या है, इंक्रीमेंटल मेथड। ये बेसिकली वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जिन्होंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है, तो हर साल उनके मार्केट शेयर इंक्रीज होता जा रहा है, हर साल उनका मार्केट एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, तो हर साल मार्केट शेयर इंक्रीज होता जा रहा है, मार्केट एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके बेस पर वो अपने नंबर ऑफ ब्रांचेज को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उसके बेस पर वो अपना हर साल जो साइज ऑफ द सेल्स फोर्स है वो इंक्रीज करते जाएंगे। पिछले साल 5 ब्रांच थी, इस साल 7 ब्रांच हो गई, अगले साल 9 ब्रांच होगी, उसके अगले साल 12 ब्रांचेज होगी, तो हर साल उनका सेल्स फोर्स है वो पिछले साल से इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज करते जाएंगे, जब तक मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आ जाएंगे। एक लेवल पर जाकर मैक्सिमम ब्रांचेस फिक्स हो जाएंगी और वहाँ पर जो स्टाफ होगा वो उनका मैक्सिमम साइज ऑफ द सेल्स स्टाफ होगा। तो इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, इंक्रीमेंटल मेथड बोलते हैं। तो ये
जब तक हम सेल्स फोर्स का साइज इंक्रीज करते जाते हैं, जब तक सेल्स फोर्स को हायर करने से जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। जिस दिन है कॉस्ट ज़्यादा होने लग जाएगी और रेवेन्यू कम होने लग जाएंगे, वहाँ से हम है नए सेल्स पर्सनस को या नए सेल्स फोर्स को हायर करना बंद कर देंगे। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था फॉर्मुलेटिंग पर्सनल सेलिंग स्ट्रेटजीज, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।